हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए तथा इनके उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 आर्कटिक महासागर है। ये दोस्तों सबसे छोटा महासागर है। और ये पहला ऑप्शन जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में अटलांटिक महासागर आपका ये दूसरे नंबर पे है आपका, और ये तीसरे नंबर पे है आपका, और दोस्तों सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो आपकी है ये इन ऑप्शंस में सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये साइबेरिया क्षेत्र में पड़ती है, जो कि रूस का एक भाग है, जो कि यूरोप में है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो रूस है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। तो जो हिस्सा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है उसे साइबेरिया बोलते हैं। इसी साइबेरिया क्षेत्र में ये सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दोस्तों ये जो ऑप्शन भी आपका लिखा है कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। चलते हैं आगे आगे। ये है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं आपके मेकांग डेल्टा, लीना डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, नील डेल्टा। दोस्तों तो इसमें आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ये सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो अपने ही देश भारत में पड़ता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कितना है? पृथ्वी के खिंचाव का 1/6 भाग, या पृथ्वी के खिंचाव का 1/8 भाग, या पृथ्वी के खिंचाव का 1/10 भाग, या पृथ्वी के खिंचाव का 1/4 भाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पृथ्वी के खिंचाव का 1/6 भाग जो होता है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। चलते दोस्तों आगे। हम सर्पिल प्रकार की जिस मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी का नाम बताना है जिस मंदाकिनी में हम रह रहे हैं। इसके ऑप्शन है जेमिनी, आकाशगंगा, ऊर्जा मेजर, नागर, लियो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आकाशगंगा। हम दोस्तों मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं, ये हमारी मंदाकिनी का नाम है। चलते दोस्तों आगे। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही तौर पे मेल नहीं खाता है? इसके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जमैका, अफगानिस्तान काबुल, उत्तर कोरिया सियोल। तो दोस्तों इसमें जो ये देश हैं और ये उनकी राजधानियां हैं, तो इसमें न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जमैका किंगस्टन है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। और ये जो आपका चौथा ऑप्शन है उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी प्योंगयांग है, इसकी राजधानी प्योंगयांग है। और जो सियोल लिखा हुआ है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो इसका आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं दोस्तों आगे। आपका सातवां क्वेश्चन है, एपी सेंटर शब्द का उपयोग के वर्णन के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन से भूकंप, समुद्री तरंग, सुनामी, ग्लेशियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका भूकंप। एपी सेंटर जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र शब्द जो होता है वो भूकंप से संबंधित है। इसका जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है, जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है उसे मूल केंद्र बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसके ऊपर ये सतह है, ये सतह पे जिस स्थान पे सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उस क्षेत्र को एपिसेंटर बोलते हैं। और ये भूकंप लहरों की तरह चलता है, और ये अपने अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूर होता जाता है इसकी तीव्रता कम होती जाती है। तो ये एपिसेंटर भूकंप से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई भाग कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है?
तो दोस्तों जो ये अपने भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये मैदान सबसे बड़ा डेल टाइम मैदान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलते हैं आगे। आपका 9वां क्वेश्चन है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर, गैर पारंपरिक ऊर्जा, जियोथर्मल पावर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो का अर्थ होता है जल, इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ होता है बिजली। तो जल के द्वारा जो ये डायनमो के द्वारा बनाई जाती है बिजली, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ये राइट है। चलते हैं आगे 10वें क्वेश्चन में। आपका 10वां क्वेश्चन है, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं कनाडा, मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन अलास्का, चौथा ये मलेशिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मलेशिया। आप केवल राम शब्द याद रखिए, राम राम को याद रखिए। और ये रबड़ जो है वो आपका मलेशिया में सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हैं, रबड़ मलेशिया में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, आप इसका मलेशिया की जो कैपिटल है उसको आप बताना कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो भारत है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पशुपालन होता है। दुधारू पशुओं के पालन में भारत सबसे नंबर 1 पे है। तो ये दुग्ध उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। और ये पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और ये चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो इसके ऑप्शंस हैं पमेर का पठार, पोटवार का पठार, पेटेगानिया का पठार, कोलोराडो का पठार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पमेर का पठार। पमेर के पठार को विश्व की छत बोला जाता है इसकी ऊंचाई के कारण। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो कि विश्व की छत कहलाता है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। ये दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसके ऑप्शंस हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान। तो दोस्तों जो रेड क्लिफ रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा बनाई गई थी। और ये रेखा जो है वो आधिकारिक रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों जो आपका ये ऑप्शन भी है भारत और चीन, इसकी रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। और ये रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच, इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। ये भारत और म्यांमार के बीच की रेखा 699 किलोमीटर के आसपास में है। ये भारत म्यांमार के बीच की रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो पहले हुआ करती थी, इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटी सीमा है भारत के साथ साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। और ये रेखा आप दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जे में लिया है वो भारत से कनेक्ट हो रहा था। तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। आपका ये अगला क्वेश्चन जो है, वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है मृदा धावन, मृदा का गाद बनना, मृदा क्षरण, मृदा विसर्पण। तो दोस्तों ये मृदा धावन, मृदा क्षरण, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी मृदा क्षरण है। मृदा क्षरण मतलब मृदा का अपक्षय। ये वायु अथवा जल के द्वारा ऊपरी सतह का जो अपक्षय होता है उसे मृदा क्षरण कहते हैं। दोस्तों ये जो मृदा का गाद बनना इसे डेल्टा बोलते हैं, जो नदियों द्वारा बनता है। फिर इसका राइट आंसर जो था वो ऑप्शन सी था। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका 15वां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यमान दूरी को किससे मापा जाता है?
इसके ऑप्शंस हैं खगोलीय इकाई, सौर मास, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों दो ग्रहों या दो एक ही आकाशगंगा में दो तारों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं। खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी मंदाकिनी से दूसरे मंदाकिनी के बीच की दूरी निकालते हैं। ये खगोलीय इकाई काफ़ी बड़ी होती है। प्रकाश वर्ष का उपयोग हम सूर्य, पृथ्वी या सूर्य से अन्य किसी ग्रह के बीच की दूरी नापने के लिए करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। आपका ये 16वां क्वेश्चन है जो वो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, यूरेनस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। उपग्रह जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनकी संख्या 67 है। और ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है जिसके 67 उपग्रह हैं। और ये सबसे कम समय में अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। इसे केवल 10 घंटे लगते हैं अपनी धुरी पे चक्कर लगाने में। और इसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों ये शनि जो आपका ऑप्शन बी है, ये शनि आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आपका 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये यूरेनस जो है आपका अरुण, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ये बृहस्पति का गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। चलते हैं दोस्तों आगे। आपका ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं। दोस्तों जो ब्राज़ील में खेती की जाती है कॉफ़ी, जिसको कहवा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन है त्रासिल, स्टेनियसिस और फेजेंडास वो है, और कोरल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो ऑप्शन सी फेजेंडास है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती को फेजेंडास बोलते हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता है। विविधता क्या है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर। इसका ऑप्शन बी है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। ऑप्शन सी आपका है माता पिता और संतानों के बीच अंतर। और इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विविधता का जो अर्थ होता है, विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता। विभिन्नता या दो जंतुओं के बीच हो, या दो पौधों के बीच हो, या दो समान प्रकार के व्यक्तियों के बीच अंतर हो, किसी भी प्रकार के अंतर को हम विविधता बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। माता पिता और सभी के बीचों के अंतर को जो विविधता ही कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वायुमंडल से रिलेटेड है। ये वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है। इसके जो ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका आयन मंडल होगा। आयन मंडल में जितने भी संचार उपग्रह हैं, रडार हैं, कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो आपका आयन मंडल में, ये आपका आयन मंडल में इसको किया जाता है, क्योंकि इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पाई जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो आपका 64 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है दोस्तों 64 से 640 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। क्षोभ मंडल दोस्तों जो ऑप्शन ये है, ये क्षोभ मंडल में मौसमी दशाएं होती हैं। समताप मंडल में आपके जितने भी प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये उड़ते हैं। और ये आपका जो ओजोन मंडल है, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिसकी वजह से हमें त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ओजोन मंडल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर हमने बता ही दिया, इसका राइट आंसर आपका आयन मंडल है, जहाँ पे संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं और जितने भी प्रकार के रडार होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या क्या है। इसके ऑप्शंस हैं 10, 12, 67,
इसका ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि ये 67 है, इनकी संख्या 67 है। चलते हैं आगे। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु इनमें से किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों भूमध्यसागरीय जो जलवायु है ये गर्म होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो जिस तरह हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं ये जलवायु ठंडी होती जाती है। सो ये जो गर्म जलवायु होती है फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है फल, वो आपका राइट ऑप्शन है। फलों के उत्पादन में भूमध्य सागरीय जलवायु अत्यंत उत्तम मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। इसके ऑप्शन है 22 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों जो आपकी ये पृथ्वी है दोस्तों, इसमें जो 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ये आपका 23 से ही 1/2 डिग्री पे है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध में जो 23 से ही 1/2 डिग्री पे जो रेखा है उसे मकर रेखा बोलते हैं। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो सूर्य होता है वो आपकी भूमध्य रेखा पर, ये विषुवत रेखा पे लंबवत होता है। तो इस दिन जो दिन और रात होते हैं दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और 21 मार्च के बाद में ये जो सूरज है वो सूरज इस तरफ बढ़ता है और ये जाके आपका 21 जून को आपका ये सूर्य ये कर्क रेखा पे लंबवत हो जाता है, जिससे कर्क संक्रांति बोलते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और इस स्थिति को सूर्य के उत्तरायण बोलते हैं, कि सूर्य बोलते हैं कि उत्तरायण में है। और ये सूर्य इसके लंबवत होने के बाद पुनः वापस आने लगता है और ये अगली बार 23 सितंबर को पुनः ये विषुवत रेखा पे लंब होता है। और विषुवत रेखा पे जब ये लंब होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं और ये दक्षिणायन में प्रवेश करता है। दक्षिणायन में जाके ये 22 दिसंबर को दोस्तों ये मकर रेखा पर ये लंबवत होता है सूर्य की किरण। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आपका जो 22 दिसंबर है इस दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश का ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं कपास, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी चाय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी जूट है। बांग्लादेश का जो ढाका है वो जूट के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। ये विश्व में सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन में अग्रणी देश बांग्लादेश है और इसी से सटा हमारा पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश। ये पाकिस्तान को मिला था हिस्सा, क्योंकि पाकिस्तान औद्योगिक क्षेत्र मांग रहा था, उपजाऊ क्षेत्र मांग रहा था, तो उसको बांग्लादेश के रूप में, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश मिला था। और बाद में ये 1971 में एक स्वतंत्र देश बन गया और उसके बाद में बांग्लादेश जो है विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादित करने वाला देश है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका जो ये अगला क्वेश्चन है ये जलधारा से है। इसका निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है। तो जो गर्म समुद्री जलधारा है उसके ऑप्शंस दिए हैं लेब्राडोर, हम्बोल्ट, बेगुआला और ये क्यूरोसियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्यूरोसियो है। क्यूरोसियो जो है वो गर्म जलधारा है। ये लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में चलती है। हम्बोल्ट भी आपकी ठंडी है, बेगुआला भी आपकी ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो आपकी प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है।
इसे ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, इसे काली धारा भी कहते हैं क्यूरोसिव की धारा को। और ये जापान में जाके आपकी क्यूराइल धारा से मिल जाती है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बगान कृषि का उदाहरण है। दोस्तों, बगान कृषि ऐसी कृषि होती है जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उगाई जाती है। इसमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनका निर्यात अत्यंत किया जाता है, निर्यात के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं फसलें। तो आपका ये चावल जो है, गेहूं है, ये आपकी सब्जियां हैं, ये खाद्यान्न फसलें आती हैं। और ये आपका जो कॉफ़ी है, चाय है, ये सारी फसलें आपकी बागवानी या बगानी फसल कही जाती हैं। तो ये बगानी फसल का काफ़ी उदाहरण है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है। ऑप्शन है इसके बेरिंग सागर, लाल सागर, ऑप्शन सी पार्शियन खाड़ी, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो आपका लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो सुएज नहर है, जो कि 1869 में बनकर तैयार हुई थी। चलते हैं दोस्तों आगे। आपका 28वां क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है। इसके ऑप्शन से पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका झारखंड है। ये झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी एक कोयला क्षेत्र जो रानीगंज के नाम से फेमस है, आप इसको भी ध्यान रखिए। रानीगंज अगर पूछा जाए कि रानीगंज भी कोयला उत्पादन में है, और ये पश्चिम बंगाल राज्य में आपका पड़ता है। चलते हैं दोस्तों आगे। आपका 29वां और लास्ट क्वेश्चन है ये, कि कौन सी एक बगानी फसल है। इसमें मूंगफली है, गेहूं है, चावल, चाय आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो आपकी ये चाय। चाय आपका एक बगानी फसल है। बाकी ये दालों में आते हैं, ये खाद्यान्न फसलें हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये चाय आपकी बागवानी फसल है। ये आज रहे आपकी 29 क्वेश्चंस दोस्तों, जो भूगोल हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आप इनको याद कीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में इसी जियोग्राफी की सीरीज़ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।